Hello students, welcome to BioLuck online classes. I am Lucky Jha एंड स्टूडेंट्स हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कोशिका यानी सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है एंड आज इसका सेकंड लेक्चर है। देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका किस तरीके से हमारी जीवन की इकाई है, हमारे लाइफ की यूनिट होती है, उसके बारे में हमने बात करी। तो स्टूडेंट्स लास्ट हम बात कर रहे थे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज करी थी। सेल को जो डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। और उन्होंने जो है वो डेड सेल्स को स्टडी किया था, यानी कि मृत कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। अब बच्चों फिर उसके बाद में हमने देखा कि ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। ल्यूवेनहॉक जो थे उनके पास एक बेटर माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी थी, तो उन्होंने उसकी सहायता से आरबीसी कोशिकाएं हैं और उसके अलावा बैक्टीरिया जीवाणु कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। तो ल्यूवेनहॉक ने ये बताया कि भाई जो कि एक मृत कोशिका होती है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कोशिकीय संगठन उपस्थित नहीं होता, जबकि जो जीवित कोशिकाएं हैं जैसे अमीबा की कोशिका देखी उन्होंने, बैक्टीरिया की कोशिका देखी, तो इन सभी कोशिकाओं के अंदर जो है कोशिकीय संगठन पाया जाता था, ठीक है। कोशिकीय संगठन मतलब कि किसी प्रकार कोई केंद्रक पाया जाता है, कोई किसी तरीके का कोई द्रव उपस्थित होता है, ठीक है। मतलब कोशिकाएं जो है वो बहुत सारे जैव अणु जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आया था कि एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम जो इस कोशिका चैप्टर में जो ये पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो स्टडी होती है इसे कहा जाता है साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को अपन कहते हैं कोशिका विज्ञान, ठीक है ना। मतलब जीव विज्ञान का ये टॉपिक है और हम यहाँ पर कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है ना। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर जो है वो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो एक बात को अच्छे से समझना बच्चों, यदि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है, कोशिकीय संगठन या संगठन का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। मतलब कोशिका विज्ञान किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी। ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है, बायोलॉजी की ब्रांच है एक ऐसी जिसमें केवल कोशिका की स्ट्रक्चर, उसकी संरचना तथा उसमें प्रेजेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिका का जो संगठन है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चों आप लोग जनरली बात जानते होंगे कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैव अणु पाए जाते हैं। मतलब इन सभी संगठनों की अगर सिर्फ संरचना के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तब तो हम इस टॉपिक को इंक्लूड करते हैं साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में, ठीक है। एक और ब्रांच होती है जो इससे भी बड़ी ब्रांच है जिसे कहा जाता है कोशिका जीव विज्ञान। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। तो देखिए बच्चों, सेल बायोलॉजी जो है, कोशिका जीव विज्ञान जो होता है, इसमें क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, संगठन, कार्यों, आनुवांशिकी, मतलब जो कोशिकाएं होती है वो किस तरीके से जेनेटिक्स को बना के रखती है, ठीक है ना। आनुवांशिकी का अध्ययन, जैसे कल मैंने बताया था कि अपने जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, स्पर्म और एग सेल मिलकर जो है वो एक जाइगोट को बनाती है। मतलब एक से अगली जनरेशन के अंदर जो है, अगली पीढ़ियों में कोशिकाओं के द्वारा ही लक्षण जो है वो स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाता है आनुवांशिकी। कोशिका का विकास,
है ना, कि किस प्रकार कोशिका का उद्विकास हुआ है, किस प्रकार एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जंतु बने, ठीक है, तो जीव बने। तो इस तरीके से जो है वो बात करनी है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, संगठन, कार्य, आनुवंशिकी, विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? कोशिका जीव विज्ञान। तो बच्चे सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पर सेल बायोलॉजी के अंदर तो कोशिका की संगठन मतलब उसकी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से अंदर की आंतरिक संरचना तक, आंतरिक संरचना उसके सारे संगठन, ठीक है ना, और साथ साथ में कोशिका कौन कौन से कार्य करती है उसके बारे में, आनुवंशिकी यानी किस प्रकार कोशिका के द्वारा जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, साथ साथ में विकास का अध्ययन किया जाता है, इसे कहा जाता है सेल बायोलॉजी। जबकि अगर हम केवल कोशिका की संरचना के बारे में और उसके संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, तो सिर्फ हम कहें तो सिर्फ संरचना के बारे में अगर अध्ययन किया जा रहा है तो उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाएगी। तो साइटोलॉजी जो होती है बच्चों, उसमें केवल हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कोशिका की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरी सेल बायोलॉजी पढ़नी है, मतलब किस तरीके से जो है वो कोशिकाएं कार्य करती है, आनुवंशिकी में हेल्प करती है, हर एक चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल्स को देखा था। ठीक है ना, किसे देखा था? कॉर्क सेल्स को। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो है बच्चों, ध्यान रखिए, रॉबर्ट हुक जो थे, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पितामह। ठीक है ना, कोशिका विज्ञान के पितामह जो है वो रॉबर्ट हुक हैं, कोशिका विज्ञान के पितामह कौन है? रॉबर्ट हुक। जबकि बच्चों अपने जो ये तो बात हुई जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पितामह हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक थे डॉक्टर ए के शर्मा, डॉक्टर ए के शर्मा जो हैं ये हैं भारतीय, ये एक इंडियन थे बच्चों। तो कोशिका विज्ञान के पितामह, लेकिन भारतीय। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि ये कैसे थे? इंडियन थे, भारतीय कोशिका विज्ञान के पितामह। ठीक है, इसके अलावा एक सेल बायोलॉजी के फादर ऑफ सेल बायोलॉजी सीपी स्वानसन को कहा जाता है। तो मेन हमारे लिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के पितामह, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल का नाम भी दिया था और सेल की खोज भी इन्होंने ही की थी। और इंडियन फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी जो है वो है डॉक्टर ए के शर्मा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या था कि इसके अलावा कि कोशिका होती क्या है, जैसे ल्यूवेनहॉक ने बताया कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे अब इस संगठन के बारे में क्या था कि बहुत अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ जानकारी दी। जैसे एक साइंटिस्ट थे बच्चों ड्यूजार्डिन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बताया था सबसे पहले कि इन्होंने एक जीवित अर्धतरल द्रव की खोज करी। ठीक है ना, देखिए बच्चों, इन्होंने बताया कि एक कोशिका के अंदर एक सेमी फ्लूइड, एक अर्धतरल एक पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है ना, अर्धतरल मतलब कि जो कोशिका होती है उसके अंदर एक अर्धतरल पदार्थ होता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है। मतलब अर्धतरल का मतलब हो गया कुछ उसमें लिक्विड पार्ट भी पाया जाएगा, तरल भाग होगा, और कुछ उसमें थोड़े बहुत कण जो है वो ठोस पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक अर्धतरल पदार्थ की खोज करी थी ड्यूजार्डिन ने इस अर्धतरल पदार्थ को नाम दिया था सारकोड। ठीक है ना, क्या नाम दिया था? इन्होंने जो अर्धतरल द्रव की खोज करी थी इसे इन्होंने नाम दिया था सारकोड, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सारकोड नाम दिया था। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद जो है वो एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था पुरकिंजे। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरकिंजे।
तो बच्चे पुरकिंजे ने क्या किया था कि इन्होंने ये जो डुजार्डिन ने जो सारकोड खोजा था, जो सारकोड जो नाम दिया था डुजार्डिन ने, इन्होंने पुरकिंजे ने इसी का रीनेम किया, इसको जो है इसका दूसरा एक नाम दिया पुरकिंजे ने, और इन्होंने इसे सारकोड को जो है इन्होंने कहा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है ना, क्या कहा? प्रोटोप्लास्ट कहा था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोटोप्लास्ट कहा था। ठीक है ना, तो बच्चे प्रोटोप्लास्ट जो होता है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, देखें, जो प्रोटोप्लास्ट की वास्तविक परिभाषा ये होती है कि ऐसा द्रव जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, देखें बच्चों, हम जानते हैं कि कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसपे कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, इसकी सबसे बाहरी वाली लेयर। ठीक है, तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। लेकिन पुरकिंजे के अकॉर्डिंग जो प्रोटोप्लास्ट था, प्रोटोप्लास्ट ऐसा सेमी फ्लूइड, ऐसा अर्ध तरल द्रव्य जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो, कोशिका झिल्ली हो सकती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो, ऐसे कोशिका द्रव्य को हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर बाद में बच्चों आगे जाकर के ये सिद्ध हुआ कि कोशिका जो होती है, ठीक है ना, एक जो सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है कुछ कोशिकाओं में, कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में होती है। ठीक है, केंद्रक होता है और केंद्रक की भी झिल्ली होती है। ठीक है, और बच्चों द्रव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं कोशिका में। ठीक है ना, मतलब पहले तो केवल प्रोटोप्लास्ट था जिसको डुजार्डिन ने सारकोड कहा था, बाद में दो प्रकार के द्रव देखे गए, एक तो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली से अंदर की तरफ द्रव पाया जाता था। ठीक है, इसे कहा गया कोशिका द्रव्य। क्या कहा गया? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहा गया। ठीक है, क्या होगा? कोशिका द्रव्य से कहा गया, साइटोप्लाज्म। लेकिन बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर भी, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता था जिसे कहते थे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रक द्रव्य, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चे पहले केवल प्रोटोप्लास्ट को खोजा गया। प्रोटोप्लास्ट जो था वो प्रोटोप्लास्ट, अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रोटोप्लास्ट को नाम जो था वो पुरकिंजे ने दिया, और प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा अर्धतरल द्रव्य था जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी, नहीं पाई जाती। लेकिन बाद में जो है ये पता किया गया कि जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक अलग द्रव पाया जाता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें डीएनए वगैरह उपस्थित होंगे, बाद में बात करेंगे। फिर कोशिका द्रव्य जो है, जो कोशिका केंद्रक के बाहर पाया जाता है। ठीक है, और बच्चों केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को प्लस कर दिया जाए, यानी कोशिका के अंदर उपस्थित संपूर्ण जो द्रव होता है, जो अर्धतरल जो द्रव है, उसको कहा जाता है जीव द्रव्य। ठीक है ना, बाद में क्या कहा गया बच्चों? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को प्लस कर दो आप तो बन जाता है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चे प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये बात एकदम क्लियर रखिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो बच्चे प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, इस ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। जबकि प्रोटोप्लास्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग संरचना है। ठीक है ना, प्रोटोप्लास्ट में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पूरा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कहा जाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पुरकिंजे ने जो है वो प्रोटोप्लास्ट दिया था, बाद में आगे जाकर के प्रोटोप्लाज्म की खोज करी गई। ठीक है, तो आप लोग टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, अपने शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। बच्चों पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बस मेन पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स कि जो कोशिकाएं होती है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोशिकाएं जो है वो विभिन्न अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे ही किसी थ्योरी को दे दिया, किसी सिद्धांत को दे दिया। ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई लक्षण, ऐसे लक्षणों वाली कोशिका को खोजा होगा,
कि जिसमें केवल द्रव उपस्थित हो, है ना, जो केवल एकदम द्रव के समान नजर आता हो, ठीक है ना। जैसे स्लाइम माउल्ड होता है, स्लाइम माउल्ड बिल्कुल इस तरह से ही होता है कि जिसके अंदर जो है वो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कोई द्रव फैला हुआ है, लेकिन वो एक जीव होता है, ठीक है ना। तो स्लाइम माउल्ड हो गया, ठीक है। अवपंक कवक कहा जाता है स्लाइम माउल्ड्स को। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। जैसे कोशिका में केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन नाम से एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने केंद्रक की खोज करी थी, ठीक है ना, केंद्रक की खोज करी थी, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, द क्रेडिट इज गोज टू रॉबर्ट ब्राउन, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। अब देखें, एक सिंपल सी बात समझते हैं अपन बच्चों कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखें स्टूडेंट्स, कोशिका के अंदर क्या क्या संरचना होती है। तो जैसे सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसकी वो है कोशिका भित्ति, ठीक है। सभी के अंदर मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कोशिका भित्ति जो है बच्चों वो सभी में नहीं पाई जाती, लेकिन कि जिसमें पाई जाती है उसके अंदर भी तो कोशिका है ही, तो वो बात करनी पड़ेगी। तो जीवाणु कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर वगैरह सभी में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और अंदर की तरफ एक झिल्ली और एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको अपन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक झिल्ली कहा जाता है इसे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने से बहुत फायदा हुआ कि जो हमारा जो केंद्रक है, ठीक है ना, केंद्रक जो है जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, तो केंद्रक जो है अब इसके अंदर एक द्रव पाया जाता था, ठीक है, जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। अभी बात करी थी अपन ने, ठीक है। ये क्या हो गया? अपने न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे इसको, ठीक है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो द्रव्य पाया जा रहा है अर्ध तरल द्रव्य होता है, इस बात को नहीं भूलना है आपको। सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, पूरी तरीके से ये द्रव नहीं होगा, इसमें अलग ठोस छोटे मोटे जो है वो ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो आपको देखने को मिल रहा है द्रव्य, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, यानी कि केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव्य जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों देखें, ये द्रव्य क्यों पाए जाते हैं ऐसे? तो स्टूडेंट्स ये जो द्रव्य होते हैं ये हमेशा क्या करेंगे कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे कोशिकांग में बात करें अपन, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। तो ये सभी जो होते हैं ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इन्हीं द्रव के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात को अच्छे से समझिएगा कि जो हमारा कोशिका द्रव्य है, जो अपना साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, गोल्जी बॉडीज मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, गोल्जी बॉडी है। इसके अलावा लाइसोसोम मिलेगा देखने को, ठीक है, लाइसोसोम। तो बच्चे ये सभी जो होते हैं वो क्या होंगे? कोशिकांग होते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। इसके अलावा बहुत हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं, हम सब की बात करेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम्स मिलते हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें मिलेंगी आपको, RNA मिलेगा, DNA मिलेगा। तो वास्तव में बच्चों क्या होगा कि कोशिका द्रव्य जो है ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों को उपस्थित रहने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है, एक तरल माध्यम देता है, ठीक है। तो बात को समझिएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉलिड में गिनेंगे अपन इसको, हम इसको एक ठोस मानते हैं, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका,
तो अब ये तो द्रव्य रूप में होंगे नहीं, द्रव के रूप में होंगे नहीं। इस कारण से बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो अपने अब ये सभी जो हैं ये एक तरीके के ठोस पदार्थ हैं, और कोशिका द्रव्य का एक भाग होता है जिसको मैट्रिक्स वाला भाग कहते हैं, प्लाज्मा वाला भाग कहते हैं, तो वो होता है तरल पदार्थ। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य जो है ये एक तरीके का कैसा है, अर्ध तरल है। कैसा है, अपन सेमी फ्लूइड आप इसको कह सकते हो, अर्ध तरल पदार्थ होता है, ध्यान रखिए। उसी तरीके से बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक में क्या होता है। तो बच्चे केंद्रक के अंदर जो है पहली बात तो कि डीएनए आपका जो होगा वो केंद्रक में पाया जाएगा। ठीक है ना, अधिकांश जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया वगैरह में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली, तो उनका डीएनए जो है वो केंद्रक से निकल के बाहर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो वास्तव में जो बच्चों केंद्रक बना है और केंद्रक द्रव्य है वो यहाँ पर डीएनए को रखता है। ठीक है, और डीएनए जो होता है वो एक जाल के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है कि बीच में एक जाल जैसी संरचना होती है जिसको अपन कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, अगली लेक्चर के अंदर हम क्रोमेटिन की संरचना देखेंगे इस। ठीक है, तो बच्चे जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के रूप में यहाँ पर एक जाल जैसी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे के समान संरचना। तो क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जाल के फॉर्म में डीएनए रहता है। ठीक है ना, कोशिका के अंदर। ठीक है, जनरली जब अपन किसी कोशिका को देखते हैं तो हमें नहीं नजर आएगा क्रोमेटिन जाल, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कोशिका विभाजन, जब अपन लैब वगैरह में काम करते हैं और कोशिका विभाजन की स्लाइड वगैरह देखते हैं, तब हमें वहाँ पर क्रोमेटिन जो है वो नज़र आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रोमेटिन नज़र आएंगे, कैसे क्रोमेटिन से गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जब अपन न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखेंगे, केंद्रक की संरचना। अभी हमें इतना समझना है बच्चों कि जो केंद्रक जो होता है, अब जैसे केंद्रक द्रव्य डीएनए वगैरह को रखने के लिए एक माध्यम देता है। ठीक है, इसी तरीके से जो अपना साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, ये विभिन्न कोशिकांगों को, ये सभी क्या है बच्चों, इसके अलावा भी बहुत होते हैं एटसेट्रा। ठीक है, खूब सारे होते हैं, ये सभी क्या है, कोशिकांग हैं। कोशिकांगों को रहने के लिए कोशिका द्रव्य एक माध्यम प्रदान करता है। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं अपन इसको, सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है ना, सेल में मिलने वाले एक ऑर्गन सी लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो कोशिकांग जो होते हैं ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि केंद्रक की क्या संरचना होती है। ठीक है, किस प्रकार से कोशिका को जो अपन और मैग्नीफाई करके देखते हैं तो किस तरीके की कोशिका नज़र आती है। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अपने लाइक्स आप लोग भेजते रहिए एंड हमसे जुड़े रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच।